हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत के अलावा भी बहुत से अवामी मसाइल हैं जिनके ऊपर शायद कोई बात नहीं करता, लेकिन हम तो बोलेंगे क्योंकि पाकिस्तान के जो असल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारी कोशिश है कि तमाम हुक्मरान बाला की तवज्जो दिलवाई जा सके और इसके अलावा जो पाकिस्तान को मसाइल हैं कम से कम उनका सल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि ऐसे मसाइल से घिरा हुआ पाकिस्तान जिसमें सियासी रस्साकशी, सियासी खींचातानी में सियासतदान तो अपने मकासद हल कर रहे हैं, अपने अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान डूबता जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो डूबती जा रही है, पाकिस्तान की खुशहाली एक ख्वाब लगने लगी है और पाकिस्तान के ऊपर मसाइल का ऐसा अंबार लगता जा रहा है कि शायद अवाम की दस्तरस उस सुकून तक नहीं रही जिसका वो ख्वाब देखती थी। इलामा इकबाल जिसका ख्वाब दिखाते थे, कायद आज़म ने जिसको शर्मिंदा ताबीर किया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की दस्तरस से वो चीज़ें बहुत दूर निकल चुकी हैं। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में 4 मौज़ूआत पर बात करूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे शदीद मसाइल का सामना है और ये एशियाई तरक्याती बैंक ने स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट इस हवाले से बहुत अहम है कि हम वहां से कर्जे मांगते हैं, हम वहां से चाहते हैं कि हमें कि इमदाद मिले, लेकिन वो जिस हवाले से हमें एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पिन पॉइंट को वो लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में भी डिफॉल्ट करने वाला है। तवानाई के मईशत के ऊपर तो तमाम लोग बात करते हैं कि शायद डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम एनर्जी क्राइसिस में भी हैं और एनर्जी क्राइसिस शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे शदीद मसाइल का सामना है। एशियाई तरक्याती बैंक की सेंट्रल एशिया रीजन ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में 155 अरब डॉलर सरमायाकारी की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे मसाइल का सामना है, जबकि तवानाई के शोबे में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल भी हैं। पाकिस्तान में तवानाई का शोबा एक्सप्लोरेशन ना होने की वजह से दरामदी फ्यूल पर मुनहसिर है। पाकिस्तान में 3.0 टेरावाट बिजली मुतबादिल एनर्जी के जराए से पैदा हासिल करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन साल 2015 से पाकिस्तान में मुतबादिल एनर्जी के जराए से बिजली पैदावार में शदीद कमी वाक़या हो रही है। ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, ये जो एनर्जी के क्राइसिस है, इनसे तो वाकई हर पाकिस्तानी आवाम जानती है, हर पाकिस्तानी शख्स, पाकिस्तानी शहरी इससे वाकिफ है और ये मजीद दर बदर होते जा रही है पाकिस्तानी अवाम अपने इन मसाइल को हल करवाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के हुकाम बाला की तवज्जो इस तरफ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इनके ऊपर बात करें। दूसरी स्टोरी ये है कि बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद लोड शेडिंग का फैसला किया गया है, यानी बिजली जो है वो जाहिर सी बात है गर्मियों की बजाय सर्दियों में कम उसकी खपत होती है, फिर भी उसकी कीमतों में इजाफा कर लिया गया और लोड शेडिंग में इजाफा किया गया। एक तो कीमत में इजाफा तो है भी, साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा। ये अवाम को किस तरह कबूल होगा, अवाम इसके ऊपर क्या हमारी जो इंडस्ट्री है वो कैसे चलेगी, आम अवाम का गुजर बसर कैसे होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहिब जो इसी वफाकी हुकूमत की बड़े समझे जाते थे कि एक ऐसे शख्स होंगे जो इकनॉमी को सीधा कर देंगे, मईशत के हालात बेहतर हो जाएंगे, पहले वजीर खजाना जो मुस्लिम लीग नून ने इस दौरे हुकूमत में बनाया था, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी ये स्टेटमेंट किसी भी चंबे से कम नहीं है। पाकिस्तान के लिए बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है जो उन्होंने कहा है कि IMF ना आया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। इसके ऊपर वो कई मरतबा पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो इस मरतबा इसहाक डार साहब के खिलाफ ही कुछ इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। इसहाक डार साहब के ऊपर ही इस तरह के कमेंट्स करते आ रहे हैं कि एक तरफ इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमें डिफॉल्ट को कोई खतरा नहीं है, मईशत बड़े अहसन तरीके से चल रही है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब इन तमाम बातों की तरदीद करते हुए, उन्हीं को आड़े हाथों में लेते हुए ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है और अगर IMF ने हमें इन हालात में सपोर्ट ना किया तो हम एक मरतबा डिफॉल्ट के खतरे में वैसे ही पहुंच जाएंगे जिस तरह हमारी हुकूमत के खतरे आते ही जो खतरा पड़ा था। लेकिन तमाम तर सिचुएशन और फैक्ट्स एंड फिगर्स और डायनामिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो वाकई में हमने गर्दिशी कर्जों को भी कम करना है, हमने लोन की पेमेंट्स भी करनी है और IMF से एक मरतबा फिर तलब के उम्मीदवार हैं, मदद के उम्मीदवार हैं, उसकी तलब रखते हैं, जबकि हम तो समझते थे कि शायद हम खुद कफील हो जाएंगे और एक आधा कर्जा हमें मिल जाएगा तो उसके बाद कोई हमारा ऐसा पैटर्न सेट हो जाएगा जिसके ऊपर चलकर हम पाकिस्तान को काफी हद तक इन मुश्किलात से निकाल पाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम IMF के पास पहले भी गए, एरिया रगड़ कर गए, बिल्कुल स्टाफ लेवल के मामलात के ऊपर हमें
आईएमएफ ने डिस्कस किया, हम वहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इन्वॉल्व होते हैं उस वक्त के, उन्होंने जो है वह बड़ी पाकिस्तान की मौशियत के लिए आवाज उठाई और वहां से आईएमएफ ने हमें लोन भी जारी कर दिया। लेकिन क्या हम बार बार इसी तरह की तवक्को रखते हैं कि ये लोग वहां अमेरिका में जाएं, ये लोग अमेरिका के पांव पड़े, या ये लोग जो है एक मरतबा फिर आईएमएफ के पांव पड़े और तमाम तर चीजों के ऊपर वो आईएमएफ हमें आहिस्ता आहिस्ता अजदहे की तरह हमारे सांस को भी अपनी जो है वो पकड़ में ले ले, और जो कि आईएमएफ की पॉलिसी यही है कि शायद पाकिस्तान के तमाम एसेट्स को अपने हवाले किया जा सके, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं है हमें आईएमएफ के पास जाने के अलावा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अवामी मसला, क्योंकि अवाम का मसला 2 वक्त की रोटी है। 2 वक्त की रोटी अगर किसी को मयसर नहीं होती तो वह किस तरह पाकिस्तान के हक में सोच सकता है, पाकिस्तान के उस खुशहाली के बारे में सोच सकता है, जहां पर यह पाकिस्तान के विजन और डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है, जिसके पेट में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी, वो पाकिस्तान का खैर खा तो नहीं रहेगा। खैर खा तो फिर भी हमारी कौम है, हुब्बे वतन है, मुहब्बे वतन है, मगर फिर भी अगर 2 वक्त की रोटी किसी आम इंसान को उस तरह मयसर नहीं होगी, वो इतनी मेहनत भी करेगा, वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद बच्चों का पेट पालने की खातिर वो किसान खेतों में भी काम करेगा, मजदूर जो है वो लोहा भी काटेगा, ईंटें भी उठाएगा, भट्टे पर भी काम भी करेगा, लेकिन अगर उसको 2 वक्त की रोटी जो है वो वसूल नहीं होगी तो किस तरह वो अपने तमाम फराइज़ जिंदगी अंजाम दे सकेगा। बलोचिस्तान में आटे का शदीद बहरान पैदा हो चुका है और 100 किलो वाली बोरी 12,000 की हो गई है। ये एक बिल्कुल कयामत के करीब पहुंचने की निशानी है कि 100 किलो वाली बोरी 12,000 रुपए की आटे की बोरी हो चुकी है। ये एक वाकई बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद सैलाब की वजह से एक बहरानी कैफियत पैदा होगी, क्योंकि गंदम की बहुत सी फसलें बनी बनाई ज़ाया हो गई हैं, दोबारा से मुसरा प्लांटेशन नहीं कर सके। लेकिन फिर भी ये रियासत पाकिस्तान का मसला तो है, तब भी एक मसला बना था, तब पंजाब ने उनकी हेल्प कर दी थी बलोचिस्तान की, वहां पर बड़े रैपिडली वहां पर जो है वो चीजें पहुंचाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के तमाम हालात पैदा हो जाना भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को अपने माइंड में रखते हैं, हम क्यों उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे नहीं जाते, हम बड़े होकर क्यों नहीं सोचते, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ क्यों नहीं जाते, ताकि पाकिस्तान के इस मोमेंटम को, मसाइल के मोमेंटम को कम से कम शिफ्ट किया जा सके फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोचते हैं। नाज़रीन, बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में 100 किलोग्राम आटे की बोरी पर 1500 रुपए का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद फी बोरी 12,000 रुपए की फरोख्त होगी। और यही सूरत हाल पंजाब में भी है। साल 2022 में गंदम, आटा, रोटी, नान की कीमतें 80% बढ़ चुकी हैं। ये नाज़रीन तमाम तर मसाइल थे जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे इफ्तिखार भट्टू साहब, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से चेयरमैन है, इनका बहुत शुक्रिया होगा प्रोग्राम में। इसके अलावा तस्नीम कुरैशी साहब होंगे, शोबा तवानाई से इनका ताल्लुक है, और मेरे साथ कैस हसन साहब भी मौजूद होंगे, माहिर मौशियात हैं। इन तीनों मेहमानों का हम ब्रेक के बाद इन करेंगे और इनसे इन तमाम मसाइल का हल पूछने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाजरीन, तहसीन कुरैशी साहब, शोबा तवानाई से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, जो एशियाई तरक्याती बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी की है और बड़ी हौलनाक इस हवाले से है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर ना सोचा, पहले भी सोचा नहीं तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। अगर मजीद ना सोचा तो हम तवानाई के शोबे में भी डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे जैसे शदीद मसाइल का सामना है। तहसीन कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम हमेशा इस तरह की स्टेटमेंट सुनते आए हैं, एशियाई तरक्याती बैंक भी ऐसा कहता है, वर्ल्ड बैंक भी इस तरह की स्टेटमेंट हमें जारी करता रहता है, तो ये क्या असल मसला क्या है बुनियादी तौर पर? क्या हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना पाते जिसकी वजह से हम इन मामलात को टैकल नहीं कर पाते? क्या समझते हैं आप? देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमें सर्कुलर डेट का सामना करना पड़ता है, दैट इज इंपोर्टेड फ्यूल। पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेशन जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल के साथ रिलेटेड है, और जब दुनिया के अंदर आपके फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इशू बनता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकंड इशू इसका डॉलर डेप्रिसिएशन है कि डॉलर डेप्रिसिएशन की वजह से आपके फ्यूल की प्राइस बढ़ती है और बिजली की प्राइस उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती क्योंकि आवाम के ऊपर वजन आता है उसका, और इसकी वजह से आपका सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जाता है। सर्कुलर डेट बैक इन
2013 एक बार गवर्नमेंट ने पे ऑफ किया था जब नून सर लीग दो की दो गवर्नमेंट मसाइल पावर पे आई। आपने बताए ना। सबसे पहले ये जो हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है, डेप्रिशिएट होती है, एक तो ये चीज़ है जी जो डॉलर की मोनोपोली है या डॉलर की जो प्राइसेस हाई होती हैं। उसके अलावा जो हमें एनर्जी क्राइसिस है उसका बहुत बड़ा मसला हमें बैरूनी मुल्क से मंगवाने वाला तेल है, ऐसे ही कहा आपने। तो सर इसके बिल्कुल। इनके बुनियादी तौर पर आप सोल्यूशन क्या समझते हैं? देखिए इनका सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है कि हमारे पास इस वक्त 4 इंपोर्टेड कोल पे पावर प्लांट रन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, साहिवाल में और कराची में। तो वी शुड वर्क कि हम कैसे उनको इंपोर्टेड कोल से अपने थर कोल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। थर का सर कोयला हमारा अपना। हाउ कैन बी? सर इसके ऊपर आप मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट करके मशीनरी को अपग्रेड करके तो थर के कोयले को अगर आप उसके साथ यूज करेंगे तो आप अपनी कोल की इंपोर्ट के ऊपर जो कि ऑस्ट्रेलिया से है कम से कम साल का 2 से 3 अरब डॉलर बचा सकते हैं और उनको कन्वर्जन की कॉस्ट विल बी लेस देन 1 ईयर सेविंग दैट यू विल मेक। सर जिस तो तरह आपने ये बताया कि बड़ा इंपोर्टेड फ्यूल का मसला है, तो ये तो पाकिस्तान को एक फॉरेन महाज के ऊपर भी एक जंग लड़ना पड़ती है ना। आपको बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखने पड़ते हैं। जब आप ज्योग्राफिकली ऐसे ब्लॉक्स में घिरे हों कि आपने पिक एंड चूज करना हो कि हमें रशिया साइड पर जाना है, हमें अमेरिका साइड पर जाना है, हमें चाइना साइड पर जाना है, तो तब इन चीज़ों के लिए मेरा ख्याल है कि मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर इन का सफारती हल निकाला जाए तो बेहतर नहीं होगा? देखिए जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो बात की है वो बड़ा इशू बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसके अंदर अगर आप अपनी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड फ्यूल कम करेंगे तो आप सिफारती मुहाज के ऊपर बेहतर तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं डील। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो इसमें वर्किंग करने की ज़रूरत है वो ये है कि गवर्नमेंट कैसे एनर्जी को होम ड्रिवन कर सकती है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर 2 आपके ज़खायर ओजीडीसी ने जो है वो अनाउंस किए हैं जो कि तेल के और गैस के मिले हैं। तो हमें एक तो अपनी लोकल एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकेंडली जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर स्पेशली कोल की मैं यहाँ पे बात करूंगा, इंपोर्टेड कोल के ऊपर जो हमारे पावर प्लांट लगे हुए हैं बैक इन द डे दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आपको जरूरत थी, फॉरेन बिजली के शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा था। लेकिन अब आपने इंपोर्टेड को लोकल पे कन्वर्ट करना है। सेकेंडली कंपेटिटिव मार्केट हमारी डेवलप करने की जरूरत है जो कि सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि देखें गवर्नमेंट को गर्मियों के लिहाज से बिजली की प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो हमारी कंजम्पशन है सर्दियों में बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे कैपेसिटी पेमेंट जो हमारा सबसे बड़ा इशू है उसमें देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें गर्मियों में वो बिजली चाहिए होती है। बिल्कुल तो ठीक। अगर हम कंपेटिटिव मार्केट ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। यही तो मैं बात करता हूं कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ क्यों जाते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं तो कम से कम हम इन चीज़ों को मैनेज तो कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें जी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज इज वन वे ऑफ डूइंग इट, कि आपके ऊपर से जो है ना कंपेटिटिव मार्केट आ जाएगी, लोग अपनी बिजली खुद बनाएंगे, खुद बेचेंगे, और गवर्नमेंट का इसमें रोल सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी रह जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सर्कुलर डेट सर आप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राइवेटाइज होती है, कंपनीज बिजली बनाती हैं और लोग खरीदते हैं, और उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और गवर्नमेंट उसको ओवरसी करती है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिटियरिंग ना हो, लोगों को हमने भी तो बिजली कुछ सेमी करने की कोशिश की ना। ये कराची का जो है और ये लेस्को को भी, फेस्को को भी, हमने भी थोड़ा सा इसको सेमी गवर्नमेंट की तरफ तो लेकर गए ना, इन चीजों को इशारा तो दिया हमने। बिल्कुल के इलेक्ट्रिक के अंदर हमने किसी हद तक ये काम किया, लेकिन देन अगेन के इलेक्ट्रिक के पास सिंगल बायर है जो गवर्नमेंट से ही अपना टैरिफ अप्रूव कराती है, कि अगर कराची के अंदर 1 से 2 बिजली की कंपनीज हों, 1 से 2 बिजली की कंपनीज हों जो कि अपनी बिजली बेचें, तो फिर मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस आती है, जिसकी वजह से बेहतर आपको टैरिफ्स मिलते हैं क्लाइंट्स को। तो इसके ऊपर और क्या जो सर कंपनीज है वो भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए गवर्नमेंट को बड़ा इसके ऊपर बड़े लेवल पर काम करना होगा, ताकि 3-4 बड़े लोग इन्वेस्टर्स, लेकिन इन्वेस्टर्स तो तभी आएंगे, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो तभी होगी ना जब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि मेन क्रक्स है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वो क्लियर होगी। अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किस तरह की सूरत हाल तो नजर नहीं आती ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो बिल्कुल इसके अंदर रेगुलर नहीं है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। एवरी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स हमारी पॉलिसी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये इशू फेस करना पड़ता है। तो अगर हम अपनी पॉलिसी मेकिंग जो गवर्नमेंट के एंड से है वो बेहतर कर सकें और कॉन्टिन्यूस पॉलिसी मेकिंग हो, तो हम इसको बिल्कुल इन्वेस्टर्स को
ऑन बोर्ड भी किया जा सकता है और हमारे मुल्क के इस इशू का सोल्यूशन भी बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तहसीन कुरैशी साहब, आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शोबा तवानाई से इनका ताल्लुक था और बड़ा क्लियरली इन्होंने अपना सारा बयान किया कि दीज आर सम सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के पास भी हैं, वो भी जानती है, मगर इन तरह जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से कोई भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर जाकर सोचेगा नहीं, अपनी कोशिश नहीं होगी कि बड़े फैसले कर सके, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये बहुत अहम इशू है, इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हुकूमत को इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी मैंडेट लेकर आए, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आप पब्लिक को इंगेज कर लेते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंगेज होते हैं, वो यकीनी तौर पर अपना प्रॉफिट भी कमाएं, लेकिन ये कम से कम हम ये जो फ्यूल के क्राइसिस हैं, इन चीज़ों से तो निकल सकेंगे। बहुत अहम बात उन्होंने इस हवाले से भी की कि हम जो इंपोर्टेड फ्यूल मंगवाते हैं या इस तरह के जो मामलात हैं, और जो डॉलर की जाहिर सी बात है उड़ान है, पाकिस्तान के पैसे की कदर, ये भी एक बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्रिएट करती है, जिसके ऐसे मसला जो है वो बनता है। इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है और हुकूमत यकीनी तौर पर इस तरह के मामला तभी सॉल्व कर सकती है जब वो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ना हो। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमेशा से इग्नोर किया जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इसको दबा तो दिया जाता है, लेकिन ये हमेशा आजदही की तरह फन फैलाकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और वो मईशत है। मईशत पाकिस्तान की डूबती जा रही है और इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि अब हमारे साबिक वजीर खजाना, जो कि इसी दौरे हुकूमत के थे, वो भी तनकीद करने लगे और बात करने लगे हैं कि अगर IMF ना आया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने स्टेटमेंट दी है और बड़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बात भी की है कि पहले 3 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे तो इतना मसला नहीं था, फिर 2 साल में इंपोर्ट्स तेजी से बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी क्योंकि हमने अपने रुपए को मसनूई तौर पर ऊपर रखा हुआ था। इस तरह के मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं KS असलम साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। माहिर मौशियात हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं मईशत के ऊपर। ये हमेशा से बात करते रहे हैं मईशत की स्टेबिलिटी की और इस तरह के मामलात की। सर, आप क्या समझते हैं ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर? हमेशा से आप वही बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमेशा से वही बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमेशा से वही बात करते हैं कि गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करना होगा, लेकिन ये इस तरह के हालात के वाकई में IMF ना आया और मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? खासा इत्तेफाक करता हूँ जी। देखें, और ये बता दूं कि IMF नहीं आएगा जब तक आप इलेक्शन करते नई हुकूमत। सपोर्ट तो दे दी उन्होंने, मगर आपने कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे स्टेबलाइज हो सके मुल्क। ना आपने डॉलर कमाने के लिए कोई इक़दाम किए हैं, ना इस हुकूमत ने डॉलर बचाने के लिए कोई इक़दाम किए हैं। इकोनॉमी बैठ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.5% पे चली गई, इन्फ्लेशन रेट जो 23 से 25% पे चला गया है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इस वक्त 13.7 बिलियन डॉलर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट है, 30 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर गए हैं। तो इसमें आपके पास है कुछ नहीं। 6.1 बिलियन आपके पास रिजर्व्स हैं, जिसमें से 6 बिलियन चाइना और सऊदी अरब के है। तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है। जब तक आप अपने मजदूरों को, आप अपने बच्चों को, अगली पौध को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, अपनी जमीन को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, फूड सिक्योरिटी नहीं देंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए मराते नहीं देंगे, ये चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा, ये हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रही हैं आपकी, आप हमेशा ये बातें करते रहे हैं, क्योंकि वाकई में यही मसाइल हैं, यही सोल्यूशन हैं जिसकी वजह से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। लेकिन ये इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? बैरियर कौन कौन से हैं? और इम्पोर्टेंट ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हमने NFC अवार्ड पास कराया हुआ है जिसकी वजह से बार बार फंसते हैं। क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि NFC अवार्ड तो सूबों को पैसे देने हैं ना। सवाल तो ट्रांसपेरेंसी का है कि वो पैसे कहाँ जाते हैं। वो सड़कों पे, स्कूलों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजली बनाने पे क्यों नहीं खर्च हो रहे हैं? वो पैसे तो इसीलिए थे ना कि लोगों की खिदमत देखिए ना, आज एशियाई तरक्याती बैंक ने भी आज तो सर डॉक्टर साहब, एशियाई तरक्याती बैंक ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों का शदीद सामना है और पाकिस्तान यानी कि तवानाई के शोबे में भी डिफॉल्ट करने वाला है।
बात यह है कि ये तो बड़ी दफा हमने कहा है कि पाकिस्तान को ये जो IPP है इनके को खरीद लेना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ये IPP आपको एक ऐसे कदमों पे दबाए हुए है। लेकिन 1 रुपया इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट की और 25 पैसे की बिजली पैदा होती है, 75 पैसे जो हैं वो जाया होते हैं। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते, ऐसे कोई कंपनी भी नहीं तो ये चलती। कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इन हालात में कैसे रखी जाए जब यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप बड़े फैसले नहीं कर सकते, तो ये किन चीजों की हम फोकस करें तो ठीक हो सकता है? तो ये है कि इलेक्शन करवा लें, बैठे जो है आप लोग हुकूमत लेके और इकोनॉमी नीचे जा रही है तो अब इलेक्शन करें। आप वो तो कहते हैं हम इकोनॉमी ठीक करने आए, इकोनॉमी ठीक करने तक हम जाएंगे नहीं। 4 साल 5 साल की हुकूमत आएगी, माशी पॉलिसी देगी तो IMF भी तो डॉक्टर साहब ये भी तो हुकूमत है ना, ये भी तो माशी पॉलिसी दे सकती है। साल की गवर्नमेंट को क्या इनसे मराते या वादे ले जो ये पूरे नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब मौजूदा चले जैसी भी है हुकूमत तो मौजूद है ना, हुकूमत तो मौजूद है, अपनी पॉलिसी तो बना सकती है। वो तो कहते हैं मोशन ठीक करने हैं, मोशन ठीक करके वापस जाएंगे, हम अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। वो अपने घर की मैशत ठीक कर रहे हैं, चोरों की मैशत ठीक कर रहे हैं, वो सरमायाकारों की मैशत नहीं ठीक कर रहे। पिछले 1 साल में इंटरनेशनल सरमायाकारी भी कम हुई है। पिछले 1 साल में फॉरेन रेमिटेंस भी कम होगी सर, कैसे यहाँ से लेके चला गया है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, फ्लड तो अपनी जगह सर, फॉरेन रेमिटेंस भी कम हुई है, लोगों का एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर। नहीं है इनके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, तो क्यों बैठे हुए हैं? तो मैं वैसे डॉक्टर साहब मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता था, लेकिन खान साहब के ऊपर है। आ जाइए, दुनिया आप एक ऐसी हुकूमत को मराते देगी जो 4-5 साल के लिए बैठी होगी। डॉक्टर साहब मैं वैसे पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता था, लेकिन इमरान खान के ऊपर लोगों का एतमाद होगा? जी देखें, बात यह है कि उसको भी तो अपनी टीम दिखानी पड़ेगी, उसको भी अपनी माशी पॉलिसी दिखानी पड़ेगी, फिर आएगा। मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्शन में कुछ सीटें इनकी होंगी, कुछ उनकी होंगी, कोई मखलूत हुकूमत चले वो बात मगर असल तो इशू ये है कि इस वक्त बैठ के इकोनॉमी के बारे में तो सारे सर ये देखें ना, अपने इत्तेहादियों के ऊपर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, डॉलर बचाने हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल, लेकिन ये अपने इत्तेहादियों के ऊपर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, इनका ना IMF प्रोग्राम कामयाब था और ना ही तजारत चल रही थी। ये मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अपने इत्तेहादियों के बारे में कहा है। देखें, सवाल अब माजी का नहीं है, सवाल तो फ्यूचर का है कि पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया, हमें पता है, ये सारे नाअहल हैं। मैशत तौर पे आप स्टेक होल्डर से जब बात ही नहीं करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री से, कॉटेज इंडस्ट्री से सस्ती बिजली ही नहीं देंगे तो चीजें ठीक नहीं चलेंगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल मेरे पास वक्त मुख्तसर है सर। 10 सालों में आपने क्या पॉलिसी? बिल्कुल सर, मेरे पास वक्त बैठे तो सही। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त मुख्तसर था, हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को दोबारा किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और बड़ा ब्रॉडली इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर कैस हसन साहब माहिर मौशियात थे। नाज़रीन, आपने माहिर मौशियात की गुफ्तगू भी सुनी, आपने शोबा तवानाई की गुफ्तगू भी सुनी, आपने तमाम मौज़ूआत के ऊपर अपनी एक यकीनी तौर पर अपनी एक मंतक बनाई होगी, एक लॉजिक बनाई होगी, एक सोच बनाई होगी, एक प्लान बनाया होगा और एक नजरिया बना होगा आपके सामने कि पाकिस्तान से मुखलिस कौन है, कौन पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है, वाकई पाकिस्तान के बारे में कोई सोच रहा है। ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, इदारे बना दिए जाते हैं, कोई शोबा तवानाई का बना दिया जाता है, कोई बिजली को कंट्रोल करने के लिए वापडा और दूसरे तीसरे मामलात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें इतने बड़े भारी भरकम इनके जो है वो तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। इतनी बड़े बड़े ये इदारे होने के बावजूद हम एनर्जी क्राइसिस में है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास पेट्रोल आता है, ना हमारे पास बिजली उस तरीके से पहुंच पाती है। और हमने बिजली की कीमतों में, ये भी मेरे पास स्टेटमेंट थी लेकिन मैं प्रोग्राम की वक्त की किल्लत की वजह से इसको डिस्कस नहीं कर सका कि बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद लोड शेडिंग का फैसला किया गया। ये पाकिस्तानी अवाम को तख्ता मश्क बनाना कब तक जारी रहेगा, जब तक के हुक्मरानों के पेट नहीं भर जाते। कैसे असलम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि मईशत नहीं बेहतर हो रही, इनके यकीनी तौर पर घर की मईशत बेहतर हो रही होगी। पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा, ये हम आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि अवाम
अपने हकूक को तस्लीम करे, अपने हकूक को आगाह रखे अपने आप को उन हकूक के साथ, और उन हकूक को लेकर कम से कम हुक्मरान बाला तक उनकी आवाज़ से पहुँचे। अपनी अपनी जगह पर हर इंसान अपने हिस्से की शमा रोशन करता जले। नाज़रीन, इसी तमाम गुफ्तगू के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।